जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं टेट नॉन मेडिकल नवंबर 2023 के मैथ सेक्शन का फुल सॉल्यूशन। बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्यूशन समझाएंगे। यदि आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी कक्षा में बालकों और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखो यहाँ पे आपको गर्ल्स और बॉयज का रेशो जो दिया गया है वो है 7:5। ठीक है जी। जब भी कभी क्वेश्चन में अधिक कम पास फेल दिया होता है तो हम रेशो का कर लेते हैं डिफरेंस। 2 का अंतर है और संख्या में कितने का अंतर है, 8 अधिक है ना, तो 8 का अंतर। एक रेशो का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 4। ठीक है, हमें पूछा है कुल विद्यार्थी, तो कुल जब पूछा हो तो हम रेशो का टोटल कर देंगे। 7 और 5 हो गए 12। यदि एक रेशो 4 के बराबर तो 12 रेशो किसके हो गए, 48 के। यानी आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। ये पूछ सकता है लड़कों की संख्या बताओ या लड़कियों की संख्या। तो देखो एक रेशो की वैल्यू निकालनी है हमने। एक रेशो 4 के बराबर आ गया। अगर लड़कों की संख्या पूछता है तो एक रेशो की वैल्यू का गुणा कर दो 7 में, क्योंकि लड़कों का रेशो 7 है। तो 7 चौके 28 हमारे पास लड़के हो गए और 20 क्या होगी हमारे पास, लड़कियां। और टोटल विद्यार्थी हो गए 48। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक परिमेय संख्या का हर होता है न्यूमिनेटर, इसके अंश से 8 अधिक है। तो सबसे पहले हम यही बनाते हैं। हमें ना तो अंश पता ना हर पता, सिर्फ इतना पता है कि जो हर है वो अंश से 8 अधिक है। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमिनेटर से 8। तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने इसका अंश ले लिया x। ठीक है जी। तो हर यानी डिनोमिनेटर कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो हमने ज्यादा कर दिया x + 8। ज्यादा मतलब प्लस कर दो। ठीक है, आगे बोलता है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, तो 17 जोड़ देते हैं अंश में। ठीक है जी। और हर में से 1 घटा दिया जाए, तो 1 हमने घटा दिया है। पहले हम जो हमने स्टार्टिंग वैल्यू लिखी थी x में जो हमने माना है परिमेय संख्या वो क्या है, x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आगे इन्होंने दिया था कि अंश में 17 जोड़ दे, तो हमने 17 जोड़ दिया अंश में, और 1 घटाना था हर से यानी डिनोमिनेटर से, तो 1 घटा दिया। अब प्राप्त, जब भी कभी प्राप्त संख्या या फिर ऐसे बोला हो कि 24 प्राप्त होता है, जिसके पीछे है या फिर प्राप्त होता है ऐसे लिखा है, तो उसको लिखते हैं इक्वल में। ठीक है जी। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां से, तभी x की वैल्यू निकलेगी। तो ये 2 × x 2x हो गया, प्लस 17 दूनी 34, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक है, तो 3 × x 3x हो गया, और 8 में से 1 गया, 7 बचे, है ना, तो 7 तिया 21। ठीक है जी। हम x वाली संख्या एक साइड कर लेते हैं, तो ये 2x प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया, और ये 34 एज इट इज, प्लस का 21 इधर आकर माइनस का। ठीक है जी। 3x में से 2x लेस हो गए, कितना बचा हमारे पास x, और 34 में से 21 चले गए, तो हमारे पास कितना बचेगा, 13। ठीक है जी। तो x का मान यहां पर हमारे पास कितना आ गया है, 13। लेकिन इन्होंने पूछा है कि वो परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां रख दो, क्योंकि परिमेय संख्या यही मानी थी। तो x का वैल्यू हो गया 13। ठीक है, नीचे है x + 8, तो 13 + 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 21। यानी प्राप्त संख्या हमारे पास हो गया 13/21। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। यदि x - 1 दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक गुणक है, ठीक है, गुणांक मतलब कि मल्टीपल है, तो k का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो अगर ये इसका फैक्टर होगा, है ना, तो जो x - 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। x का वैल्यू यहां से कितना निकल गया, 1। तो हम दिए गए पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो k और x यानी 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू में 1 और प्लस 1 इक्वल टू 0 करके ही हमारी यहाँ पे k की वैल्यू निकलेगी। तो यह हुआ k माइनस √2 इंटू 1, √2 ही होता है, प्लस 1 इक्वल टू 0। के का वैल्यू यहीं पे रखो, बाकियों को शिफ्ट कर दो, तो ये माइनस का उधर जाकर प्लस का, और प्लस का 1 इधर आकर माइनस का। तो के का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास √2 - 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप जेबीटी टेट
की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, सेम ये भी ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन, तो आप जरूर ट्राई करें। यहाँ बोला गया है डिवाइड बोले, चाहे आपको बोलता है मल्टीपल, इसने बोला है जब एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से विभाजित किया जाता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, x माइनस ए इक्वल टू 0 पुट करना है। x का वैल्यू कितना हो गया a, तो हम दिए गए ये जो पॉलिनोमियल है उसमें पुट कर देते हैं। तो एक्स क्यूब यानी a का क्यूब माइनस a इंटू में क्या है ए स्क्वायर प्लस 6x का वैल्यू a है, यहाँ पे पुट कर रहे हैं माइनस a। ठीक है जी, तो ये बना a क्यूब माइनस a का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में a है, बेस सेम, पावर क्या हो जाती है ऐड, तो ये a क्यूब बन गया। और यहाँ पर 6a में से एक a लेस कर दिया, कितने बचे 5a। ठीक है जी, ये एक प्लस का एक माइनस का है a क्यूब, है ना। जब भी कभी सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन आता है तो वो हमारे को 0 देते हैं। ठीक है जी, तो आंसर हमारे पास क्या बन गया 5a, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, रुपए 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से रुपए 280 साधारण ब्याज दे होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, यानी साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। अगर आपको यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, या तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं तो भी आंसर बन जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, आर को हमने यहीं पे रखा। ठीक है जी, 100 डिवाइड में है तो एस आई के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और अपॉन में पी इंटू क्या हो जाएगा टी, यानी फॉर्मूला बन गया साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। ठीक है जी, चाहे आप फर्स्ट फॉर्मूला में पुट करो चाहे सेकेंड में, दोनों से आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट में ही पुट करके देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, साधारण ब्याज 280 है, मूलधन कितना है हमारे पास लिख दिया हमने। ठीक है, 56,000 था, समय 2 वर्ष है, और दर हमें यानी रेट नहीं पता है तो एज इट इज रखा अपॉन में 100। 2 जीरो से कैंसिल 2 जीरो। ठीक है, आमने सामने वैल्यू कैंसिल हो सकती हैं अगर इक्वल में है, बट शर्त यह है कि ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल होगा और नीचे से नीचे, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से इसको काट देते हैं, कितना आएगा 14 दूनी 28। और हमारे पास आर निकालना है तो आर को हमने यहीं पे रख दिया। ठीक है जी, यहाँ बचा 14 एकम 14 और 14 चौके 56, तो ये बन रहा है 1 इज इक्वल टू आर इंटू 4। हमें आर का वैल्यू चाहिए तो 1 एज इट इज और 4 उधर गुणा में नीचे आकर भाग में बन जाएगा। ठीक है जी, तो 1/4 का वैल्यू क्या होता है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.25। ठीक है जी, आप डिवाइड करके देख लें, ऐसे 4 से अभी भाग नहीं हो रहा है तो पॉइंट लगाकर 1 0, 4 दूनी 8, कितना बचा हमारे पास 2। ठीक है, पॉइंट लगाए 0 लगा सकते हैं, और 4 पंजे 20, यानी आ जाएगा हमारे पास 0.25। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने में कितनी बार घूमना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके लिए हमारी ट्रिक जो क्या काम करती है कि चक्कर बराबर है दूरी बटा परिधि। ठीक है जी, इंग्लिश में भी बोल देते हैं कि रेवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। अब आप देखिएगा कि जो हमारा पहिया है वो राउंड है ना, सर्कल की शेप में है, तो हमारे पास जो परिधि यहाँ पर लगेगी वो किसकी लगेगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना, सर्कल की परिधि 2πr। ठीक है जी, तो देखें हम निकाल देते हैं चक्कर इज इक्वल टू दूरी। अब आप देखो यहाँ पे मैथ में इकाइयां समान होनी चाहिए, ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना जी। तो आप चाहे सेंटीमीटर को चेंज कर लीजिए मीटर में, या फिर आप मीटर को चेंज कर लो सेंटीमीटर में। हमारे लिए मीटर से सेंटीमीटर में जाना इजी है, इसलिए मैंने 352 को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। उसके लिए मुझे इससे गुणा करना पड़ेगा 100 से। ठीक है जी, दूरी होगी, परिधि का फॉर्मूला 2 गुणा क्या होता है 22, ये 22/7, क्योंकि 2πr है ना परिधि सर्कल की, पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या है हमारे पास 28, तो कैंसिल कर लेते हैं, 7 चौके 28। ठीक है जी, ये 25 चौके 100 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, इधर 11 दूनी 22। ठीक है जी,
और यहाँ पे 11 तिया 33, 35 में से 33 गया, 2 बचा, और यहाँ 2 ऑलरेडी है तो 22 बन गए, 11 दूनी 22। ठीक है जी, ये देखो 16 दूनी 32 और यहाँ से कट गया 2 अट्ठे 16। ठीक है जी, वी आर लेफ्ट विद 25 गुणा 8। ठीक है, तो 25 अट्ठे हमारे पास कितने होते हैं 200, तो 200 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी 200 चक्कर लगाएगा। एक बार फिर हम कटिंग दोबारा से आपको समझा देते हैं। 100 था, अपॉन में क्या था हमारे पास 2 गुणा 22 बटे में 7 गुणा त्रिज्या, तो 7 चौके 28 ये काटा हमने, 4 एकम 4 और 25 चौके 100, यानी जब 100 को 4 से भाग देंगे 25 आएगा। फिर हमने इसको कैंसिल किया, 11 दूनी 22 और यहाँ पे 11 तिया 33, 2 बचेगा 22 बना, 11 दूनी 22। ठीक है जी, फिर ये 16 दूनी 32 और इस 2 से ये कट गया 2 अट्ठे 16, तो 25 अट्ठे 200, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 के प्रथम 15 जो गुणज होते हैं, मल्टीपल होते हैं, उनका योग निकालना है। तो देखो सबसे पहले 8 का पहला मल्टीपल, जब भी मल्टीपल की बात करता है तो जिसका मल्टीपल बोला है उसका पहाड़ा पढ़ लो। पहला 8 होगा, दूसरा 8 दूनी 16, फिर 8 तिया 24, सो ऑन। हमें बोला है 15वां, तो हमें 15वां बोले 10वां बोले तो उससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो 15 अट्ठे हमारे पास कितने हो गए 120, ये हमारी एपी बन गई। एपी कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याओं का गैप है बीच में वो क्या है, इक्वल है, 8 है। ठीक है जी, तो उसके लिए एपी में ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म 8 है, डी होता है सारवंतर, यानी 16 माइनस 8 कितना हो गया 8 ही हुआ। ठीक है, डी जो है निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो गैप हमारे पास 8 का है, डी हो गया 8। ठीक है जी, दूसरा हमें ये लास्ट पद दिया हुआ है ना, तो ए एन हमारे पास है 120। ठीक है जी, अब हमें निकालना है सम, तो सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एन इज इक्व टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ठीक है जी, तो ए यहाँ पे आपको पता ही है, ए एन लास्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितनी टर्म्स है 15 गुणांज है ना, 15 मल्टीपल्स हैं। ठीक है जी, तो हम इसमें पुट कर देते हैं 15/2, ए कितना है हमारे पास 8 है, प्लस ए एन है 120। ठीक है, ये बन गया 15/2 इंटू में 128 ऐड कर। ठीक है जी, काट देते हैं, 2 छिके 12 और 2 चौके 8, तो 15 गुणा 64 हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 15 चौके 60, 0 6 हासिल, और 15 छिके 90 और 6 96 है ना, 960 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यदि माध्य 75 है और माध्य का 60 है, यानी हम आपके पास मीन दिया हुआ है कितना है आपके पास 75 और मीडियन जो दिया गया है वो 60 है। ठीक है जी, मीन दे दिया 75, मीडियन दे दिया 60, आपको बोलता है मॉड बताओ, और ये फॉर्मूला भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है पेपर में। तो मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉड मीडियन और मीन में क्या रिलेशन है। मॉड निकालना है तो 3 गुणा मीडियन का वैल्यू 60 है। ठीक है जी, माइनस 2 गुणा मीन हमारे पास कितना है 75 है, तो ये हो गया 180, और माइनस यहाँ 75 दूनी 150, अंतर किया हमारे पास कितना आ गया 30, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा, 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का, बर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, बाड़ आएगा यानी फेंसिंग करनी है। ठीक है, तो बताना है आपको कि 20 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्चा कितना आएगा, है ना। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। अच्छा, पेड़ लगाने हैं ना, ट्रीज लगाने हैं, तो देखिए जो पेड़ लगाए जाएंगे वो कहाँ पे लगाए जाएंगे, चारों ओर लगाने हैं, है ना। तो यानी क्या काउंट होगा उसका, पेरीमीटर यानी परिमाप, और कैसा है बगीचा वर्गाकार, तो वर्ग का परिमाप हमारे पास होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो 4 इंटू साइड, और साइड कितनी दी हुई है 250। तो सबसे पहले हम परिमाप निकाल लेते हैं कि कितने एरिया में हमें फेंसिंग या बाड़ लगानी है, ऐसे भी आता है पेड़ लगाने हैं। ठीक है, तो 4 गुणा भुजा कितनी है 250। ठीक है जी, और देखिएगा ये कितना आ गया 1000 हो गया हमारे पास, यानी 1000 मीटर। ठीक है जी, इतना जो हमारे पास स्थान है जहां पे हमें पेड़ लगाने हैं।
20 प्रति मीटर, यानी 1 मीटर पर लगाने का खर्चा कितना है 20, और हमने 1000 मीटर पर लगाने हैं तो यहाँ 20 से गुणा कर दिया जाएगा, क्योंकि जब हमें एक वस्तु का वैल्यू पता होता है और एक से ज्यादा निकालना है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 1000 गुणा 20 कितना हो जाएगा 20,000, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अंक 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना है ना, और इनसे बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। अब आप देखिएगा, जब भी हमें बड़ी संख्या बनानी है ना, बिग नंबर ऐसे लिख रही हूं मैं बी, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाते हैं ना, मतलब जब बड़ी अंक बनानी है तो बड़ा वैल्यू पहले लिखना है। बड़ा क्या है 7, फिर उस 6, 4, 3, 2, ये बड़ी संख्या बन गई। ठीक है जी। छोटी बनानी है स्मॉल, तो उसके लिए हमें छोटे अंकों से ही शुरू करना है ना, तो सबसे छोटा 2 है, फिर उसके बाद जो आ रहे हैं उनको लिखो, पर छोटे से शुरू करना है। जब बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले बड़ा लिखना है, उसके बाद छोटे छोटे लिखते जाने हैं, है ना। स्मॉल संख्या बनानी है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लिखोगे, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर हमारे पास 6 और 7। अब इन दोनों का हमें क्या करना है डिफरेंस, तो इनको माइनस करके हमारे पास क्या आएगा 52,965, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि जब बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा एंड देन सबसे छोटा, है ना। जब छोटी संख्या बनानी है तो हमें छोटे नंबर से शुरू करना है, पहले छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ठीक है जी, ये ऑर्डर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती और परवर्ती मतलब अगली और पूर्ववर्ती मतलब पिछले वाली संख्या, यानी सक्सीजर और प्रीडिसीजर। प्री मतलब पहले वाली और सक्सीजर मतलब अगले वाली। तो जब सक्सीजर निकालते हैं तो हम दी गई संख्या में एक को जमा करते हैं, जमा कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना जी। ठीक है, 11 लाख, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हमें पूर्ववर्ती पूछता तो एक को माइनस कर दिया जाता है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब सो ऑन n क्यूब, यानी ये क्या दिया गया है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, प्रथम n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है n इंटू में n+1 अपॉन 2 और पूरे का स्क्वायर, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा होता, स्क्वायर्स का पूछा होता हमें, है ना, तो स्क्वायर्स का ऑप्शन नंबर सी आएगा, n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 अपॉन 6। ठीक है जी। अगर ये पूछा होता प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना, और लास्ट में n होता तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें पूरा का पूरा मैथ सेक्शन कवर कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।